ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड एक्सरसाइज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर फर्स्ट एक्सरसाइज के आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो सेकंड एक्सरसाइज बहुत स्मूथली और बहुत इजीली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, इनवर्स प्रोपोर्शन में होता क्या है बेसिकली। इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर एक कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होती है तो उससे रिलेटेड जो दूसरी क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, और एक कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होती है तो दूसरी उससे रिलेटेड क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होती है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है इनवर्स प्रोपोर्शन का, देखिए समझिए। सपोज कीजिए कि मुझे कोई एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो उस डिस्टेंस को ट्रैवल मैं अलग अलग स्पीड पे कर सकता हूँ। मैं पैदल चलूँगा तो मेरी स्पीड कम होगी, मैं भागूंगा तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, अगर मैं साइकिलिंग करूँगा तो और स्पीड ज़्यादा होगी, मैं कार या बाइक से जाऊँगा तो और भी स्पीड ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे मैं अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर रहा हूँ, पहले 3 थी, फिर 6 हुई, फिर 9, फिर 45, उसके साथ साथ मेरा टाइम डिक्रीज़ हो रहा है, यानी वहाँ पे मैं जल्दी पहुँचूँगा। स्पीड मेरी इंक्रीज़ हो रही है, टाइम मेरा डिक्रीज़ हो रहा है। एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे मुझे जाना है, यानी डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो अगर मैं ज़्यादा स्पीड से जाऊँगा तो टाइम कम लगेगा। तो स्पीड इंक्रीज़ हुई, टाइम डिक्रीज़ हुआ। स्पीड स्लो करूँगा तो टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है इनवर्स प्रोपोर्शन का। एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी डिक्रीज़ हो रही है। ओके, तो ये तो था एक कंसेप्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और कैसे उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 7। 6 पाइप रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 hour 20 minutes। एक टैंक है, देखिए यहाँ पे आपको एक टैंक दे रखा है, यहाँ पे 6 पाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पाइप्स हैं। ये टैंक को 1 hour 20 minutes में फिल कर देते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ सेम टाइप आर यूज। तो 6 की जगह अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 पाइप्स यूज कर रहा हूँ, यानी नंबर ऑफ पाइप्स मैंने डिक्रीज कर दी। तो अब बताइए, टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा। देखिए, अगर 6 पाइप की जगह अगर मैं सिर्फ एक पाइप लगा दूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और 6 पाइप की जगह अगर मैं 12 पाइप्स कर दूँ यानी इंक्रीज कर दूँ तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि 12 पाइप एक साथ भर रही है तो जल्दी भर देंगी। तो पाइप्स अगर कम है तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो पाइप्स डिक्रीज हुई, टाइम इंक्रीज हुआ। एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, दूसरी इंक्रीज हो रही है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। ठीक है, तो देखिए, नंबर ऑफ पाइप्स को मैंने एक्स मान लिया और टाइम को मैंने वाई मान लिया। तो ये तो है मेरा x1 और ये है मेरा y1। अब नंबर ऑफ पाइप्स मैंने 5 कर दी तो ये हो गया x2। अब इसका टाइम मुझे निकालना है, यानी y2 मुझे निकालना है। तो अपन ने जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा था तो क्या होता था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2, ये होता था। ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में देखिए क्या होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। ठीक है, ये फॉर्मूला है इनवर्स प्रोपोर्शन का। बाकी सारा सेम ही है, उसके बाद इक्वेशन बनने के बाद जैसे सॉल्व करते हैं। तो इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटीज का रेशियो सेम होता था, x1/y1, ये रेशियो हो गया किसके बराबर है, x2/y2 के बराबर है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में जो दो क्वांटिटीज होती हैं उनका प्रोडक्ट सेम होता है, यानी x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। क्लियर है। तो आप किस तरह से याद रखेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो दो क्वांटिटी हैं रिलेटेड उनका रेशियो सेम होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में जो दो क्वांटिटी रिलेटेड है उनका प्रोडक्ट सेम होगा। अब प्रोडक्ट सेम होगा तो देखिए, x1 यानी 6, y1 यानी 80, 6 × 80 इक्वल्स टू x2 यानी 5, और फिर यहाँ पे y2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए, ये हो जाएगा 6 × 80 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू y2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 96, यानी मुझे जो अब टाइम लगेगा वो लगेगा 96 मिनट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने टाइम लिया है वो मिनट्स में लिया है। 1 hour 20 minutes को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। 1 hour यानी 60 मिनट्स, और फिर 20 यानी 60 + 20 80 मिनट्स। तो अब मुझे लगेंगे 96 मिनट्स। तो 96 मिनट्स यानी 1 hour 36 minutes। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। देर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं। फूड प्रोविजन फॉर देम इज 20 days। तो 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास 20 दिन के खाने का जुगाड़ है। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स जॉइन द ग्रुप। अब कहीं से 25 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो 100 की जगह अब स्टूडेंट्स कितने हो गए, 125 हो गए, 25 एक्स्ट्रा आ गए। अब खाना उनका कितने दिन चलेगा, क्योंकि देखिए खाना तो फिक्स है। ज़्यादा लोग होंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कम लोग होंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलेगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज करता हूँ तो फूड प्रोविजन यानी नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे। दैट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं x मान लेता हूँ, नंबर ऑफ डेज को मैं y मान लेता हूँ। तो ये है मेरा x1 और ये है मेरा y1। अब x2 मेरा ये है, 100 स्टूडेंट्स थे, फिर 125 स्टूडेंट्स हो गए, और ये मेरा y2 है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है, यानी x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2 होगा। क्लियर है? अब जस्ट मुझे इसमें वैल्यूज रखनी है, 100 इंटू 20, ये हो गया x1 y1 इक्वल्स टू x2 की वैल्यू है 125 और y2 की जगह y2 ही रख देते हैं। अब देखिए y2 क्या हो जाएगा, इससे y2 हो जाएगा 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 125। तो 25 की टेबल में दोनों आते हैं, देखिए 4 ज़ा एंड यहाँ 5 ज़ा, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100। अब इस 5 को इससे काट दीजिए, यहाँ पे आ गया 4, तो y2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16। यानी जो फूड प्रोविजन मेरे पास पहले 20 डेज़ का था, अब वो 16 डेज़ में ही फिनिश हो जाएगा। रीज़न, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए। क्लियर है? तो ये बुक वाला सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 9, अगेन सेम कंसेप्ट। 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर्स। 15 वर्कर्स अगर काम करेंगे तो 48 आवर्स में एक दीवार बना देंगे। हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो अब एक चीज़ बताइए, मुझे काम जल्दी ख़त्म करना है, तो मुझे नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ़ आवर्स मैंने डिक्रीज़ किए, 48 से 30 पे आ गया, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स मुझे इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ आवर्स को मैं x मान लेता हूँ, नंबर ऑफ़ वर्कर्स को मैं y मान लेता हूँ। तो ये है मेरा x1 और ये नीचे वाला है मेरा y1। अब ये है ये है मेरा x2 और ये इसको मैं y2 बोल सकता हूँ। तो अब इनका प्रोडक्ट यानी x1 इंटू y1 किसके बराबर होगा, x2 इंटू y2 के बराबर होगा। तो इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, 48 इंटू 15 इक्वल्स टू 30 इंटू वाई। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसको जब 30 को इस तरफ लेके आए तो y की वैल्यू ये आई, इसको जब सॉल्व किया तो y इक्वल्स टू 24 आ गया। यानी जहाँ पे 15 वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी जगह अगर मैं 24 वर्कर्स कर दूँ तो मेरा काम जल्दी फिनिश हो जाएगा, 30 आवर्स में फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन के केस कौन से हैं? तो इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या है, एक चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी उससे रिलेटेड वाली डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट ए जॉब। तो एक कोई काम है, वहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ करूँगा तो डेफिनेटली काम जल्दी होगा। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, टाइम डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। अब सेकंड देखिए, टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए स्पीड मेरी कांस्टेंट है, तो मुझे किस पे रिलेशन पूछा है, टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो स्पीड कांस्टेंट है। अब एक चीज़ बताइए, स्पीड मेरी कांस्टेंट है, अगर मैं ज़्यादा देर तक ड्राइव करूँगा या ज़्यादा देर तक जर्नी करूँगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगा, और कम देर तक ड्राइव या फिर कम देर तक जर्नी करूँगा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा। तो देखिए टाइम डिक्रीज़ हुआ, डिस्टेंस भी डिक्रीज़ हुआ, टाइम इंक्रीज़ हुआ, डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस नहीं है। अब थर्ड देखिए, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। तो अब एक बात बताइए, अगर ज़्यादा लैंड होगा मेरे पास कल्टीवेट करने के लिए तो आई कैन ग्रो मोर क्रॉप इन दैट। तो मोर लैंड मोर क्रॉप, लेस लैंड लेस क्रॉप। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये भी क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हुआ। फोर्थ देखिए, टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, बट डिस्टेंस फिक्स है यहाँ पे। पिछले वाले में स्पीड फिक्स थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी, यूनिफॉर्म मतलब एक सेम स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स है। डिस्टेंस कैसे फिक्स है, फिक्स जर्नी, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे जाना है। लेट सपोज ए से लेके बी तक मुझे जाना है, ये मेरा डिस्टेंस फिक्स है। तो टाइम एंड स्पीड का रिलेशन मुझे निकालना है। अब एक बात बताइए, अगर मैं ज़्यादा स्पीड से जाऊँगा तो टाइम कम लगेगा और कम स्पीड से जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन। अब लास्ट पार्ट देखिए, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब इस तरह से देखिए, ये मेरा लैंड है सपोज कीजिए, तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए 2 पर्सन्स रहते हैं,
तो उनके लिए पर पर्सन जो लैंड रहेगा वो इतना 50-50% रहेगा। अब इसी में अगर 4 पर्सन फिट हो जाते हैं तो पर पर्सन का लैंड डिक्रीज़ हो गया। अब इसी में 1 पर्सन और आ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा लैंड और डिक्रीज़ हो गया सबका। अब इसी में अगर 6 पर्सन्स आ जाते हैं इस तरह से, तो देखिए सबका लैंड और डिक्रीज़ हो गया। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी द लैंड पर पर्सन विल डिक्रीज़। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लैंड पर पर्सन डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये भी एग्जांपल है इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द विनर। तो 1 लाख का प्राइज मनी है वो विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। अब एक बात बताइए, जो भी मेरा गेम शो है उस गेम शो में अगर सिंगल विनर है, तो सिंगल अगर विनर है तो उसको पूरे को कंप्लीट 1 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। अब उस गेम शो के लेट्स सपोज 2 विनर्स हैं, तो उनको डिवाइड करना पड़ेगा आपस में जो प्राइज मनी है। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 50,000 आएगा। 50,000 एक लेगा, 50,000 एक दूसरा लेगा। तो इस तरह से दोनों का कंप्लीट होके 1 लाख बन जाएगा। अब अगर 4 विनर्स रहते हैं तो उस 1 लाख रुपीज़ को मुझे 4 पर्सन्स में इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस 1 लाख को मैं 4 से डिवाइड करूँगा। जब इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 25,000। यानी हर एक पर्सन को कितना मिलेगा, हर एक पर्सन को मिलेगा 25,000 रुपीज़। और अब अगर 5 विनर्स होंगे तो अब जो प्राइज मनी है वो 5 पर्सन्स में डिवाइड होगा। यानी अब इसको मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 20,000। तो 5 वाले केस में हर एक पर्सन को अब मिलेंगे 20,000 रुपीज़। तो आप देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ़ विनर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे जो प्राइज मनी है पर पर्सन वाली वो डिक्रीज़ हो रही है। तो केस तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। और प्राइज मनी निकाल कैसे रहे हैं अपन, 1 लाख को अपन डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ़ विनर्स से, ठीक है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख मिला तो एक पर्सन को 1 लाख मिल गया। 1 लाख डिवाइड बाय 2 50,000 मिला तो दोनों को 50,000 मिल गया। 1 लाख डिवाइड बाय 4 25,000 मिला, यानी हर एक कंटेस्टेंट को 25,000 रुपीज़ मिल गए। तो इसी तरीके से मुझे 8, 10 और 20 के लिए भी निकालना है। तो 8 के लिए तो हो जाएगा 12,500, 10 के लिए हो जाएगा 10,000 और 20 के लिए हो जाएगा 5,000। आपको कुछ नहीं करना, 1 लाख को नंबर ऑफ़ विनर्स से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो टेबल है यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रहमान इज़ मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पॉक्स। तो व्हील बना रहा है वो, और ये जो बीच में ये जो डंडियाँ या फिर ताड़ियाँ या फिर स्पॉक्स, ठीक है, ये जब लगा रहा है तो 2 स्पॉक्स के बीच में वो एंगल मेजर कर रहा है। तो आपको क्या करना है, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है उसके लिए। तो देखिए इस तरह से वो व्हील बना रहा है। वो फर्स्ट व्हील में 4 स्पॉक्स यूज़ कर रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं हर एक स्पॉक के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो स्पॉक्स हैं ये इस पूरे सर्किल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये इस पूरे सर्किल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पूरा कंप्लीट सर्किल होता है 360 डिग्री का। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यानी डिवाइड बाय 4। तो 360 को जब मैंने डिवाइड बाय 4 किया तो मुझे 90 डिग्री मिला। तो एंगल मैंने कैसे पता किया, 360 को नंबर ऑफ स्पॉक्स से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट वाले उसमें देखिए इसने 6 स्पॉक्स लगाए हैं। तो कितने पार्ट्स हुए, 1 2 3 4 5 6। जितने स्पॉक्स होंगे उतने ही पार्ट्स पे सर्किल डिवाइड हो जाएगा। यानी 360 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 60 डिग्री। यानी हर एक स्पॉक के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये देखिए ये वाला एंगल 60 है, ये भी 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 60 है। तो हर एक एंगल 60 डिग्री का। तो अब मुझे ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो नेक्स्ट में देखिए 8 स्पॉक्स हैं। 8 स्पॉक्स हैं यानी सर्किल 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो 360 डिवाइड बाय 8 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 45। तो यहाँ पे हर एक एंगल कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। अब नेक्स्ट में 10 स्पॉक्स हैं। तो 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 36 डिग्री। तो यहाँ पे हर एक एंगल 36 डिग्री का होगा। और फिर लास्ट 360 डिवाइड बाय 12 तो ये आपको मिलेगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 30 डिग्री का। तो इस तरह से मैंने टेबल कंप्लीट कर दी। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है मुझे। फर्स्ट पार्ट देखिए,
आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फाउंड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज कर रहा था उनके बीच का एंगल डिक्रीज हो रहा था। तो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, एक चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो आपका आंसर होगा यस, दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड बोल रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक्स। तो टेबल में जो था वो 12 स्पोक्स तक था, तो अब मुझे 15 स्पोक्स का भी उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो देखिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 360 को 15 से डिवाइड करना है, क्योंकि 15 स्पोक्स का मतलब है 15 पार्ट्स में डिवाइड होगा सर्किल। तो 360 डिवाइड बाय 15 जब मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा 24, यानी 24 डिग्री का मेरा हर एक एंगल होगा। तो इसका आंसर हो गया 24। अब थर्ड पार्ट में देखिए, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। देखिए अपने को नंबर ऑफ स्पोक्स के बेस पे एंगल निकालना था। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए थे इस वाले में, क्वेश्चन 3 में अपने को नंबर ऑफ स्पोक्स दिए हुए थे और फिर स्पोक्स के बीच में एंगल निकालना था। यहाँ पे स्पोक्स के बीच में एंगल दिया हुआ है, तो अगर मैं इस एंगल पे स्पोक्स को सेट करूँगा तो कितने स्पोक्स में सेट कर सकता हूँ ये मुझे पूछा है, ठीक है, या फिर कितने स्पोक्स मुझे बनाने पड़ेंगे या नीडेड है। तो देखिए 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पोक्स को मैं n मान लेता हूँ। वो मुझे क्या देता था, डिग्री देता था, और डिग्री मुझे ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है 40 डिग्री। तो अब ये भी मेरी एक इक्वेशन है, इसको जस्ट मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए n उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 360 इक्वल्स टू 40n। अब 40 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 40 इक्वल्स टू n। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे n की यानी नंबर ऑफ स्पोक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0 से 0 उड़ाइए, इससे इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 9, यानी टोटल 9 स्पोक्स में इस तरह से सेट कर सकता हूँ 40 डिग्री पे। मेक सेंस? तो इसका आंसर हो गया 9। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। तो देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है उसको मैं x मान लेता हूँ और स्वीट पर चिल्ड्रन उसको मैं y मान लेता हूँ। तो देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेरे पास से 24, तो हर एक बच्चे को 5 स्वीट्स मिली, यानी ये मेरा x1 हो गया और ये मेरा y1 हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने रिड्यूस कर दिए बाय 4, तो 24 में से अगर मैं 4 कम करूँगा तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास 20। तो y2 मुझे निकालना है, क्यों? क्योंकि ये मेरा x2 हो गया और ये मेरा y2 है। तो अब एक चीज़ बताइए, मेरे पास कुछ पर्टिकुलर स्वीट्स हैं क्वांटिटी, अगर मुझे ज़्यादा बच्चों में बांटना होगा तो बच्चों के हाथ में कम आएगी, और अगर मुझे कम बच्चों में बांटना पड़ेगा तो मैं एक बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा दे सकता हूँ। तो अगर मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो स्वीट्स पर चिल्ड्रन इंक्रीज़ हो रही है, और अगर मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज़ कर देता हूँ तो स्वीट पर पर्सन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, यानी x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो x1 की वैल्यू है 24 और y1 की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू 20 इंटू y2। 20 इधर आ जाएगा, यानी 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू y2। इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको काटिए, ये हो गया 1, ये हो गया 4। अब इसको इससे काट दीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा 6। तो y2 की वैल्यू हो गई 6, यानी पर चिल्ड्रन मैं अब 6 स्वीट्स दे सकता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेरे पास कम हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक तरफ तो नंबर ऑफ एनिमल्स है, एक तरफ डेज है, कितने दिन उनको वो फीड कर सकता है। इसको मैं x बोलता हूँ, इसको मैं y बोलता हूँ। तो अगर उसके पास 20 एनिमल्स हैं तो उनको 6 डेज फीड कर सकता है, इतना फूड है उसके पास। आगे बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। तो 10 मोर मतलब 30 एनिमल्स हो जाएंगे। तो अब उसका फूड कितने दिन चलेगा। तो देखिए ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये y2 मुझे निकालना है। तो नंबर ऑफ एनिमल्स अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो ज़्यादा एनिमल्स हैं तो फूड जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ, एक चीज़ इंक्रीज दूसरी चीज़ डिक्रीज। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो x1 क्या है 20, यानी 20 इंटू 6 इक्वल्स टू 30 इंटू y2। 30 इधर आ जाएगा, तो 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू y2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4।
यानी अब वो उस फूड से एनिमल्स को 4 डेज तक ही फीड कर सकता है क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है। ओके, 6 देखिए, ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3% कुड रीवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। तो ये तो है नंबर ऑफ वर्कर्स 3। तो नंबर ऑफ वर्कर्स आप इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसको एक्स मान लेंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है मेरे 3 हैं। तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, उसको आप वाई मान लेंगे, तो वो है 4। तो ये तो हो गया x1, ये हो गया मेरा y1। अब आगे बोल रहा है इफ़ ही यूजेस 4 इंस्टेड ऑफ 3, तो अब 3 की जगह वो 4 यूज़ कर रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सन उसने इंक्रीज कर दिए, तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो ये y2 मुझे निकालना है, तो ये है मेरा x2 और y2 मुझे निकालना है, और इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है, यानी x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो देखिए 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 इंटू y2। अब ये 4 इधर आएगा, तो 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू y2। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो y2 मुझे मिलेगा 3। यानी जो काम पहले 4 डेज में फिनिश हो रहा था, और वो 3 डेज में ही फिनिश हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं, तो नंबर ऑफ बॉटल्स अगर एक बॉक्स में मैं 12 फिट कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे 25 बॉक्सेस चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, उसको आप x मान लेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स। ठीक है, इसको आप y मान लेंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस मुझे कितने चाहिए, 25 चाहिए। अगर मैं एक बॉक्स में 12 बॉटल्स डालता हूँ तो ये तो हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा y1। अब आगे बोला इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। अब जहाँ पे मैं एक बॉक्स में 12 बॉटल्स डाल रहा था, अब मैंने बड़ा बॉक्स ले लिया और उसके अंदर 20 बॉटल्स डाल दी। तो देखिए एक बॉक्स में ज़्यादा बॉटल्स आ गई, तो नंबर ऑफ बॉक्स डिक्रीज हो जाएंगे मेरे, कम बॉक्स चाहिए होंगे मुझे। तो एक बॉक्स में अब मैं 12 की जगह कितनी डाल रहा हूँ, 20 बॉटल्स डाल रहा हूँ, और मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं। तो ये है मेरा y2 और x2 मुझे निकालना है इस बार। समझ में आया? तो देखिए सेम फार्मूला x1 इंटू वाई वन इक्वल्स टू x2 इंटू वाई टू। x1 है मेरा 25, y1 है मेरा 12 इक्वल्स टू x2 इंटू 20। ये 20 इधर आ जाएगा, तो 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू x2। जस्ट आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको मिलेगा 15, यानी 15 बॉक्स पे ही अब मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि एक बॉक्स में ज़्यादा आ रही है तो कम बॉक्स में मेरा काम हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। तो यहाँ पे तो देखिए आएगा नंबर ऑफ मशीन्स, उसको मैं x मान लूँगा। यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन, तो इसको मैं y मान लूँगा। तो अगर 42 मशीन्स हैं तो मुझे 63 डेज लगते हैं। आगे बोला हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। तो मुझे आर्टिकल्स तो उतने ही प्रोड्यूस करने हैं, बट जल्दी प्रोड्यूस करने हैं। कितने जल्दी, 54 डेज में प्रोड्यूस करने हैं। तो मशीन मुझे इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि काम जल्दी ख़त्म करना है तो ज़्यादा मशीन चाहिए होंगी। क्लियर है? तो देखिए ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, x2 मुझे निकालना है, और ये मेरा y2 है। तो मशीन्स बढ़ाऊंगा, काम जल्दी होगा। एक चीज़ इंक्रीज, दूसरी चीज़ डिक्रीज, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो देखिए x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। x1 है मेरा 42, 42 इंटू 63 इक्वल्स टू x2 इंटू 54। 54 इधर चला जाएगा, तो x2 कितना हो जाएगा, 42 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 54। तो इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, तो आपको मिलेगा 49, यानी 42 की जगह मुझे 49 मशीन्स चाहिए होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ कार टेक्स 2 आवर टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम जो है वो मुझे 2 आवर्स लगता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने स्पीड इंक्रीज़ कर दी, अब किसी जगह मुझे पहुंचना है और मैं ज़्यादा स्पीड से जा रहा हूँ तो जल्दी पहुंचूंगा, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, स्पीड को, टाइम वाले पोर्शन को मैं y मान लेता हूँ। तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये x2 है, और y2 मुझे निकालना है। तो देखिए x1 इंटू वाई वन, अब तक तो फॉर्मूला याद हो ही गया होगा,
x1 इंटू वाई वन यानी 60 इंटू टू इक्वल्स टू 80 इंटू वाई टू। अभी 80 उधर जाएगा तो 60 इंटू टू डिवाइडेड बाई 80 इक्वल्स टू वाई टू। जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 0 से 0 उड़ा दीजिए। अब इस 8 को इस 2 से उड़ाइए तो यहाँ पे आ गया 4। अब इसको इससे उड़ाइए, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। तो आंसर आया 3/2। यूनिट क्या होगी? आवर्स। तो 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 का होता है 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स बोल दीजिए या 1 आवर 30 मिनट्स बोल दीजिए। क्लियर है? तो ये मेरा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 2 persons could fit a new window in a house in 3 days। देखिए यहाँ पे तो आएगा नंबर ऑफ पर्सनस, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सनस, और यहाँ पे आएगा डेज रिक्वायर्ड टू फिट द विंडो। तो नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं? नंबर ऑफ पर्सनस है 2। तो दिन कितने लग रहे हैं? 3 दिन लग रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है वन ऑफ द पर्सनस फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्ट। तो एक पर्सन काम शुरू होने से पहले ही बीमार हो गया। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब देखिए 2 आदमी थे, 2 में से एक बीमार हो गया तो कितने बचे? एक ही बचा। तो अब वो कितने दिन में काम फिनिश होगा? तो देखिए इस वाले पोर्शन को मैं x मानता हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं y मानता हूँ। तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो अगर एक कोई काम है, नंबर ऑफ पर्सनस उसको कम कर दिए मैंने, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो नंबर ऑफ पर्सनस कम हुए, टाइम इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। x1 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू x2 की वैल्यू है 1 और फिर y2। देखिए 1 इंटू वाई टू तो y2 ही होगा और इधर आ जाएगा 6। यानी जो काम 3 दिन में होने वाला था अब वो 6 डेज में फिनिश होगा, क्योंकि एक ही पर्सन है काम करने के लिए। तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में ये ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन तो सेम रहेगी, बाकी एक्स्ट्रा सेकंड पार्ट में मुझे क्या पूछा है देखिए। हाउ मैनी पर्सनस वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। यानी जो काम 3 दिन में हो रहा था, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज था अपना, तो 3 दिन में हो रहा था, तो अब मुझे इसको एक ही दिन में फिनिश करना है। तो ये मेरा क्या है? y2 है। तो मुझे कितने पर्सनस चाहिए होंगे, यानी x2 मुझे निकालना है। तो सेम कंसेप्ट लगाएंगे, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू x2 मुझे मालूम नहीं है, और इंटू y2 की वैल्यू है 1। तो देखिए ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x2। यानी मुझे 6 पर्सन चाहिए होंगे अगर मुझे काम एक दिन में फिनिश करना है। तो यहाँ पे आएगा 6। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर भी 6 है, सेकंड वाले पार्ट का आंसर भी 6 है। बट ये क्या है? ये 6 डेज है, और ये क्या है? 6 पर्सनस या फिर 6 वर्कर्स है। ओके, देखिए पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। तो यहाँ पे तो देखिए नंबर ऑफ पीरियड्स आएगा एंड यहाँ पे आएगा ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। तो 8 पीरियड्स होते हैं और हर एक पीरियड 45 मिनट्स का होता है। आगे बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। तो देखिए स्कूल जितने बजे फिनिश होना है उतने बजे ही फिनिश होगा, बट नंबर ऑफ पीरियड्स मुझे इंक्रीज़ करने हैं, यानी 8 की जगह मुझे 9 पीरियड्स करने हैं। तो नंबर ऑफ पीरियड्स 8 की जगह 9 हो गए, और ये वैल्यू मुझे निकालनी है कि एक पीरियड अब कितनी देर का होगा। तो एक बात बताइए, एक फिक्स टाइम में आपने नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज़ कर दिए, तो पीरियड्स का ड्यूरेशन मुझे कम करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पीरियड्स मैंने इंक्रीज़ किए, उनका ड्यूरेशन कम हो गया। तो इसको अगर मैं x और इसको अगर मैं y बोलता हूँ, तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है, यानी x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो x1 क्या है मेरा 8, और 8 इंटू 45 इक्वल्स टू 9 इंटू y2। तो y2 इससे क्या हो जाएगा मेरा 8 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 5 ज़ा 45 होता है और 8 इंटू 5 होता है 40। यानी अब एक पीरियड मुझे 40 मिनट्स का करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 45 मिनट्स, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स मैंने इंक्रीज़ कर दिए। क्लियर है? तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कंसेप्ट एक बार आपने पिक कर लिया तो इन्वर्स वाला उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता। डायरेक्ट वाला इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम के हिसाब से नया कंसेप्ट रहता है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर डायरेक्ट इन्वर्स में उतना कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको। बट एक इशू आता है एग्ज़ाम में जनरली इस चैप्टर में, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो सेग्रीगेटेड है। कैसे? फर्स्ट एक्सरसाइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है, सेकंड एक्सरसाइज इन्वर्स प्रोपोर्शन की है, तो अपने को मालूम है। बट एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट काम आता है। आपको क्वेश्चन देख के ये आइडिया लगाना आना चाहिए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्लियर है? तो अपने कंसेप्ट्स पे काम कीजिए, ठीक है? एक्स्ट्रा बुक्स पिक कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कीजिए, और कहीं पे भी कुछ इशू आता है तो प्लीज लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.